नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए निरंतर कोशिश करते रहते हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं भोपाल से चेतना जारौलिया, जो कि जवाहर स्कूल कोलार रोड भोपाल की प्रिंसिपल हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं अंकिता ठाकुर, जो जवाहर स्कूल में 11th कॉमर्स की स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ही रहेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके स्कूल में मैथ्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट हैं। साथ ही मैं चाहूँगी कि इसके साथ अपने स्कूल के बारे में भी आप कुछ बताएं। हमारे स्कूल में मैथ्स स्ट्रीम में 30 स्टूडेंट्स हैं। हमारे स्कूल का नाम जवाहरलाल नेहरू पब्लिक स्कूल है। यह कोलार रोड पर स्थित है। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लास नर्सरी से क्लास 12th तक इंग्लिश मीडियम में इसमें पढ़ाई होती है जी। कम फीस में गुणवत्ता शिक्षा देना हम लोगों का मोटिव है। इस संबंध में सन 2019 में 94.3 के द्वारा हमें एक्सीलेंस इन एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट का हमें अवार्ड भी मिल चुका है। ओके मैम, चलिए बात कर लेते हैं अंकिता से भी। अंकिता, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह करती हैं, क्योंकि फरवरी का महीना है और एग्ज़ाम्स हर बच्चे के अब आने वाले हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं। मैम, मेरी एग्ज़ाम्स की तैयारी सबसे पहले तो हमारे स्कूल में हमारी टीचर्स हमको ये सिखाती हैं कि हमको हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में जो भी टफ़ चैप्टर है सबसे पहले हमको उसको क्लियर करना है। तो मैं सबसे पहले मेरी सब्जेक्ट के जो भी टफ़ चैप्टर है उसको सेल्फ स्टडी करती हूँ। दैन उसमें से बहुत सारे डाउट निकालती हूँ और नेक्स्ट डे स्कूल में जाके मैम से क्लियर करती हूँ। इस तरह मैं मेरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। ओके, यानी कि सबसे टफ सब्जेक्ट को आप सबसे पहले वक्त देती हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि इस समय जो दौर था कोरोना काल का, उसमें सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल थी, जिसमें बच्चों को उस तरह का माहौल नहीं मिल पाया जो उनको स्कूल में रहकर मिल पाता था या मिलना चाहिए था। तब ऐसे में कई बच्चों को एग्ज़ाम फोबिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे किस तरह से आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले सभी बच्चों को ये समझना चाहिए कि जिस सिचुएशन में से आज वो गुजर रहे हैं, उसी सिचुएशन में उनके सारे फ्रेंड्स भी हैं। यह सोचकर उनको सबसे पहले तनाव मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सेम सिचुएशन में हैं। जो परेशानियां उनके साथ आई वही परेशानियां सबके साथ हैं। सेम परिस्थिति में सब लोग पेपर देने वाले हैं। तो अब रही बात एग्ज़ाम देने की, तो क्लास 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, उनका सिलेबस कम कर दिया गया है और अकॉर्डिंगली पेपर भी डिज़ाइन किया गया है। तो हमें सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा। पेपर के पैटर्न में इस बार थॉरो स्टडीज़ को ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। तो बच्चों को चैप्टर्स को एक सिरे से शुरू करके एक सिरे से शुरू करके बच्चों को चैप्टर्स रीड करने पड़ेंगे, जिससे कि वो 30 जो क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। फिर इसके बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए बस यही करना चाहिए कि अब वो रेगुलर स्कूल जाना शुरू करें और जिन जिन टॉपिक्स में उन्हें बहुत समस्या आई थी, उन टॉपिक को अपने टीचर से डिस्कस करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। जी, यानी कि मैम, बच्चों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा स्टडी वो करते हैं तो शायद वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, यस। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बंसल समूह के कई योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। आप उन योगदानों को किस तरह से देखती हैं? देखिए, बंसल समूह का सेंट्रल एशिया में हर फील्ड में काफ़ी योगदान है, सराहनीय। उन्होंने लीडिंग ग्रुप है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, निर्माण का क्षेत्र हो, बंसल ग्रुप के कार्य सराहनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो बंसल ग्रुप का स्कूलिंग है, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक फ्री स्कूलिंग,
वह एक सराहनीय कदम है। टेक्निकल एजुकेशन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा योगदान मैं जो समझती हूँ, स्कूलों में जाकर जो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस जो जी देते हैं बंसल ग्रुप वाले, ये इनका इससे क्या हो रहा है कि स्कूल के बच्चों को भी मालूम चलता है कि एक्चुअली टेक्निकल एजुकेशन क्या है। ओके मैम, चलिए टेक्निकल एजुकेशन का आपने अगर जिक्र किया है तो अब अंकिता से भी पूछ ही लेते हैं कि अंकिता, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं? टेक्निकल एजुकेशन में मैं बंसल ग्रुप को, मुझे सबसे अच्छा तो ये लगता है कि हमको वो 1st to 8th क्लास तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उनके कॉलेज में बाहर से कंपनियां भी आती हैं और उधर के स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड करती हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये नीतियाँ आपको पसंद है। चलिए चेतना मैम से बात कर लेते हैं। मैम, जिन बच्चों के लिए इन नीतियों को डिज़ाइन किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि उन तक वो नीतियाँ पहुँचती ही नहीं हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन को हर वर्ग के क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जिन नीतियों को, एक्चुअली आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज़? हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ। कई बार मैम ऐसा देखा जाता है कि जिन बच्चों को जिस नीति की ज़रूरत है वो उन तक पहुँचती नहीं है, तो ऐसे में हर नीति को, हर जितने भी अपने नीतियाँ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं हम, वो हर किसी बच्चे तक पहुँचे, साथ ही उनका लाभ भी हर किसी बच्चे तक पहुँचे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए, बंसल ग्रुप काफ़ी कनेक्टेड है। अभी जो नीतियाँ पर भी मैं आती हूँ, बंसल ग्रुप ने जैसे जो नीतियाँ बनाई हैं बच्चों के लिए या एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए जो नीतियाँ बनाई हैं, वो सभी बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए आप शहर में आकर सभी बच्चों से कनेक्ट होते हैं, आप उनके लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनको अवेयर कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, उनको इन नीतियों के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो उनको अवेयर कराने के लिए आप ये कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी सेमिनार ऑर्गेनाइज करें। और इसके अलावा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है या शहर के क्षेत्रों में भी जो स्कूल हैं, अगर आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएं, ज़्यादा कनेक्टेड हो जाने का मतलब है कि जैसे आप उनके जैसे कल्चरल एजुकेशन है या उनकी साइंस एग्जीबिशन है, क्राफ्ट एग्जीबिशन है, अगर आप उनका भी कवरेज अपने मीडिया पर देने लगें, तो उससे क्या होगा कि सारे बच्चे अपने स्कूल के प्रोग्राम को देखने के लिए, दूसरे स्कूल के प्रोग्राम को देखने के लिए और ज़्यादा उत्साहित होंगे और वह उस न्यूज़ को देखेंगे। उसके साथ ही आप अपना अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे अगर बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप उनको अपनी सारी नीतियों से भी अवगत करा सकते हैं। ओके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन के साथ हम बच्चों को इन नीतियों का लाभ भी पहुंचा सकते हैं। चलिए रुक कर लेते हैं अंकिता का भी। अंकिता, एक स्टूडेंट के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में सामंजस्य रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह अपने हेल्थ और एजुकेशन को एक साथ कोऑर्डिनेट करती हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो बॉडी है उसका मेन फंक्शन ब्रेन होता है, तो सबसे पहले हमको ब्रेन को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें सबसे पहले सुबह उठकर 10 मिनट्स मेडिटेशन करना चाहिए, प्लस हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और प्रॉपरली 8 आवर्स की नींद कंप्लीट करनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी, ब्रेन हेल्दी रहेगा तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी और हमको सारे काम करने में अच्छा लगेगा और हमको कुछ बर्डन भी फील नहीं होगा। अंकिता, आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे डिसाइड कर ही लेते हैं अपनी स्कूल एजुकेशन के टाइम पर कि वो आगे जाकर किस प्रोफेशन को चूज़ करने वाले हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आगे जाकर किस प्रोफेशन में अपने कदम रखने चाहेंगी? हाँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं उसके जो फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके ऊपर मैं ध्यान देती हूँ, और मुझे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड तो मैं मैम से पूछती हूँ, हमारे स्कूल की टीचर्स से पूछती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। ओके, तो यानी कि चेतना मैम, अंकिता ने तो अपना जो प्रोफेशन है वो चूज़ कर लिया है अभी ही। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कई बार काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, फैमिली प्रेशर की तरफ उनका रुझान हो जाता है, कई बार पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से भी वो अपना फोकस चेंज करते रहते हैं। ऐसे में आप उन स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग के लिए क्या करती हैं? करियर काउंसलिंग के लिए हमारे स्कूल में 9th क्लास से ही हम लोग बच्चों को करियर काउंसलिंग कराते हैं। कम से कम 3 से 4 सेशंस हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग के साल भर में होते हैं।
इसके अलावा पेरेंट टीचर मीट के दौरान भी हम लोग पेरेंट्स से भी बात करते हैं, और पेरेंट्स और की अपेक्षाओं और बच्चों की अपनी जो उनका मर्जी है करने की, इसके बीच में अगर कुछ विरोधाभास होता है तो हम उसे भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके मैम, साथ ही अंकिता आपसे जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया का ज़माना है और हर बच्चा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना काफ़ी पसंद करता है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप सोशल मीडिया को यूज़ करती हैं तो कितनी देर तक एक्टिव रहती हैं उस पर? मैं इंस्टा वगैरह पे तो इतना एक्टिव हुई नहीं, मतलब मेरी आईडी ही नहीं है। बस व्हाट्सअप अभी ज़्यादा यूज़ होने लगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोविड के उसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो नोट्स वगैरह के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ मैं सोशल मीडिया पर। ओके, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर। चेता मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर बच्चों का ज़्यादातर रुझान रहता है और पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में बच्चों को फ़ोन भी ला कर दे देते हैं। ये करना कितना सही है? किस उम्र पर बच्चे को फ़ोन दिया जाना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो फ़ोन में ही व्यस्त हो जाते हैं इतना कि फिर बाकी एक्टिविटीज़ वो भूल जाते हैं। आजकल भी देखा जाता है कि किस तरह से बच्चे बाहर जाकर खेलना भूल गए हैं, फ़ोन में वो व्यस्त ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? फ़ोन देना बच्चों को आजकल पेरेंट्स की एक ज़रूरत बन गया है। तो फ़ोन देने की हम ऐसे उम्र डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से उन्हें फ़ोन दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे घर में अकेले आते हैं, कोचिंग से वापस लौट कर आते हैं, पेरेंट्स घर में नहीं होते हैं, तो ऐसे में फ़ोन उनके पास होना, कहाँ है, किस जगह पर हैं, उनके पास ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पेरेंट्स की ही बनती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि उन्हें फ़ोन कितना यूज़ करना है, कितना नहीं करना है। इसके अलावा फ़ोन में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जिसमें हम लोग पेरेंटल लॉक होते हैं कि कितनी देर तक, इवन उसमें लिमिट भी सेट करते हैं कि कितनी देर तक बच्चे फ़ोन देख सकते हैं। इवन हम उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि फ़ोन करने के अलावा बाकी सारे फीचर्स को हम लॉक कर सकते हैं। तो बच्चे की उम्र को देखते हुए हमें उनको उसके हिसाब से फीचर्स प्रोवाइड कराने चाहिए। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की बेहद जिम्मेदारी है कि बच्चे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा उनको परिचित कराते रहें कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना फ़ोन आपको देखना है। इसके अलावा बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा मौका दें। उनको किसी इस तरह की जैसे खेल कूद में या स्केटिंग में, इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में उनको कंटिन्यूसली उनको मौका देते रहना चाहिए, जिससे बच्चे का दिमाग मोबाइल से हटकर अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी लगे, बच्चों की रुझान को पहचाने। कई बच्चों को इवन जैसे कि किसी बच्चे को मॉडल साइंस वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करता है कि अगर उसको इस तरह के सामान ला कर दें जिससे वो सर्किट बनाए, उससे कुछ भी स्विच ऑन करना सीखे, स्विच से किस तरह से बल्ब ऑन होता है। बच्चों को एक सही डायरेक्शन दें। बच्चों को अगर सही डायरेक्शन मिलेगा तो बच्चे मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अच्छा, यानी कि पेरेंट्स अगर सही डायरेक्शन देते हैं बच्चों को तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। साथ ही अंकिता, आपसे जानना चाहूँगी, कई बार बच्चे काफ़ी फोकस्ड रहते हैं अपने गोल्स को लेकर। आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित करती हैं? सबसे पहले तो मैं ना छोटे छोटे गोल्स बनाऊं और फिर उसको एम करो। जैसे कि अगर हमने एक गोल बना लेते हैं आज की, मुझे आज ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो माइंड गेम जो होता है ना, वो माइंड का होता है। अगर हम माइंड को कंट्रोल कर लेंगे तो जो भी हमारे गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो सारे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स बनाओ और फिर उसके ऊपर काम करो, देन फिर आप एक ना एक दिन ज़रूर पहुँच जाओगे। जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही अंकिता। साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना भी एक स्टूडेंट की लाइफ में बेहद ज़रूरी होता है। आपके स्कूल में कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं और आप किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद करती हैं? हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एनुअल फंक्शन, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं जिसमें हम सब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी मैम सारे बच्चों को मौका देती हैं आगे आने का, और मैं सबसे ज़्यादा डांसिंग में पार्टिसिपेट करती हूँ क्योंकि मुझे डांसिंग पसंद है। ओके, यानी कि कई सारी सोशल एक्टिविटीज़ में आप भी पार्टिसिपेट करती हैं। मैम, आपसे अब जानना चाहूँगी कि सब पढ़ें सब बढ़ें बंसल समूह का ये उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सब पढ़ें सब बढ़ें के लिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में शिक्षा के लिए अवेयरनेस पैदा करना। एक जैसे शहरी क्षेत्रों में सभी अक्सर ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से देखने को मिलता है कि पेरेंट्स की
ना ऐसा उनका मानना होता है कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनको हायर एड स्टडीज़ देंगे, तो बच्चा वापस आकर गांव के काम करना पसंद नहीं करता। जो उनके पैतृक व्यवसाय हैं उनको करने में इंटरेस्ट नहीं लेता, और ना वो पैतृक व्यवसाय कर पाता है, ना ही पढ़ लिख कर वो उसको कोई रोज़गार प्राप्त हो पाता है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने के लिए एक उन लोगों का उनको अवेयरनेस करवाना ज़रूरी है, और शिक्षा में इस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रोज़गार भी प्राप्त हो। इसके लिए मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहेंगे कि आप बताएं तो हम शायद उससे थोड़ा सा आइडिया लेकर अपने साथ भी इस समूह की नीतियों को आगे तक बढ़ा सकें। देखिए, सबसे पहले बच्चों को किसी भी, जैसे टेक्निकल एजुकेशन की ही हम बात करते हैं, तो टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है, अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चे समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन मतलब इंजीनियरिंग। आप इंजीनियर बनते हैं, आपने मूवीज़ में जिस तरह का एक इंजीनियर देखा है वो काम करते हैं। कई बार उसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं भी आता है, तो बच्चों को उनके साथ, बच्चों के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट करके बच्चों को एक बात बताना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। टेक्निकल एजुकेशन के भी बहुत सारे आयाम हैं, उनको अलग अलग आयाम के बारे में बताना। फिर उसके बाद तुमको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उससे आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं ये बताना। ये हम लोग हमारे स्कूल में सभी टीचर 1 to 1 बच्चों से बात करते हैं। और जी ओके, जैसे हाँ, साथ ही इसी के साथ मैं अंकिता से पूछना चाहूँगी। अंकिता, आमतौर पर हम देखते हैं बच्चे या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, बेसिकली मैथ्स और साइंस की तरफ उनका फोकस ज़्यादा रहता है। क्योंकि आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कॉमर्स लेने की और सीए बनने की चाह आप में कहाँ से आई, कहाँ से आपको इसका इंस्पिरेशन मिली? सबसे पहले तो जब हमने हमारा 10th का रिज़ल्ट आया था तो हमको ना बहुत मतलब कुछ पता नहीं था, और हमको बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी हमारा कौन सा सब्जेक्ट्स चुने, क्या करें। तो हमारी जो मैम है उनने हमको पहले बोला था कि आप एक बार सारे सब्जेक्ट को देखो। तो फिर हमने जब मैं मेरा बताती हूँ, मैंने जब सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ली तो मुझे कॉमर्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पर आप रट नहीं सकते हो। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और इसमें ना जो भी आपके डेली के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया था कॉमर्स सब्जेक्ट में। ओके, इसलिए आपका कॉमर्स सब्जेक्ट पे तरफ ज़्यादा रुझान है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कंपटीशन का ज़माना है और आगे जाके बच्चों को कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी फेस करना पड़ता है। ऐसे में हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपसे जानना चाहूँगी कि क्वालिटी एजुकेशन के महत्व को आप कहाँ तक सार्थक समझती हैं? क्वालिटी एजुकेशन 100% सार्थक मीन्स क्वालिटी एजुकेशन तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को सभी उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी एजुकेशन बेहद ज़रूरी है। उनको सभी सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर होना चाहिए, सभी फील्ड्स का एक्सपोजर होना चाहिए, उन्हें हर काम को करने का, जानने का मौका मिलना चाहिए। ओके, हर सब्जेक्ट के साथ उनका रुझान होना चाहिए, जिससे आगे जाकर उनको काफ़ी मदद मिलती है। अंकिता, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर बच्चों को असाइनमेंट से, या अभी जब ऑनलाइन क्लासेस थी उनको लेकर, और कई बार हेवी बैग्स को लेकर भी उनकी शिकायतें आती रहती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बनाया जाए प्रदेश का, तो क्या कुछ बदलाव आप शिक्षा नीतियों में करना चाहेंगी, या क्या कुछ बदलाव जो हैं जो आपको अभी भी आप लाना चाहती हैं लेकिन विफल हैं? सबसे पहले तो मैं अगर मंत्री बनी तो मैं सबसे पहले तो बच्चों को ये समझाऊंगी कि आप ना स्टडी को ना एन्जॉयमेंट से पढ़ो। ये बैग्स, कॉपी कंप्लीट, इसको जगह अगर हम एन्जॉयमेंट से करते हैं ना तो हमको कुछ भी बर्डन नहीं लगता है, और हमें इसको करने में मज़ा भी आता है। और मैं ये भी बोलूँगी कि हमको थ्योरी को नहीं बल्कि जो हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, और इसको ज़्यादा मेन एम रखना चाहिए। और नॉलेज को हमको सबसे मेन एम लेकर ही चलना चाहिए, बिकॉज नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, नॉलेज को फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चिता मैम, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल है और हाइजीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है आजकल स्कूलों में। स्कूल अब खुल गए हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं आपके स्कूल में कोविड के प्रिकॉशंस को लेकर? क्या कुछ आप कदम उठा रहे हैं इसके लिए? कोविड के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। पहली बात कि हम लोग एक रूम में हम लोगों ने बच्चों की संख्या को काफ़ी कम कर दिया है।
हम लोग के स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइज़र उपलब्ध है, हैंड वॉश उपलब्ध है। बच्चों को हम लोग कंटिन्यूसली अपने हैंड सैनिटाइज करने के लिए, कंटिन्यूसली अपने हैंड वॉश करने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी बच्चों को मास्क हमेशा पहन के रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जब ये कोरोना नहीं भी था तब भी हम लोग हमेशा ही बच्चों को उनके स्वास्थ्य के लिए हमेशा जागरूक करते रहते थे। मैं बच्चों को पर्सनली ये भी कहती हूँ कि तुम्हारा जिम्मेदारी सिर्फ तुमको स्वस्थ रखना नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार को, और उस परिवार के बाद तुम्हारी कॉलोनी को, तुम्हारे समाज को, तुम इन सबको भी स्वस्थ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखो, फिर अपने परिवार को भी ध्यान दो, उनको भी हैंड वॉश के लिए प्रेरित करो, और कंटिन्यूसली कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करो। हम लोग अपने स्कूल में कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ओके, सारे प्रोटोकॉल्स को आपके स्कूल में फॉलो किया जाता है। साथ ही मैम मैं जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे अपने मार्क्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अगर उनके दोस्त उनसे ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जलन का भाव भी उनमें आ जाता है, लेकिन वही बच्चा दूसरी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ऐसे में आप किसको प्रायोरिटी देती हैं, उनके मार्क्स को या फिर उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को? साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि एक बच्चे की इंटेलिजेंस को क्या उसकी मार्कशीट में आने वाले मार्क्स से आंका जा सकता है? नहीं नापा जा सकता। मेरा जो ख्याल है तो अच्छे मार्क्स आना बेहद ही अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज आना, जैसा अभी अंकिता ने कहा था कि मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। तो मार्क्स लाना बेहद ही अच्छी बात है, लेकिन हमें साथ में इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि हम एक्चुअली जो चीज़ लिख रहे हैं वह चीज़ हमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और रही बात कंपटीशन की, तो बच्चों में कंपटीशन होने से, बच्चों में स्वस्थ अगर कंपटीशन है तो उससे उनको पढ़ाई करने के लिए उत्साहित ही होते हैं। कंपटीशन, स्वस्थ कंपटीशन होना कोई बुरी बात नहीं है। और रही बात कौन से बच्चे ज़्यादा पसंद है, मैंने देखा कि जो बच्चे समझकर पढ़ते हैं और जिनको पढ़ने में बेहद मज़ा आता है, अक्सर उनके मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो नॉलेज उनका काम आता है और वो उस वाले एग्ज़ाम्स को क्लियर कर जाते हैं। तो किसी के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा होते हैं, किसी के मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, अगर स्वस्थ कंपटीशन है तो वो लाभदायक है एक स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो अंकिता से भी जान लेते हैं कि अंत में आप अपने जैसे स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? अंत में मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स को सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि हमको मार्क्स के साथ साथ, परसेंटेज के साथ साथ नॉलेज पे भी फोकस करना चाहिए। जैसे मैम ने बोला, नॉलेज हमारे बहुत काम आती है, बल्कि हर एक स्टूडेंट को हर एक छोटी से छोटी चीज़ में भी नॉलेज ढूंढनी चाहिए। अगर वो कोई स्टोरी रीड भी कर रहा तो उसमें भी बहुत सारी नॉलेज ही होती है। तो मेरा यही है कि हमको नॉलेज कलेक्ट करना चाहिए मार्क्स और परसेंटेज के साथ साथ। यानी कि नॉलेज पर एक स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए। साथ ही चेतना मैम, मैं भी आपसे भी चाहूँगी कि आप अंत में कुछ शब्द कहें। बंसल न्यूज़ के माध्यम से आप जो भी संदेश देना चाहती हैं आप कह सकती हैं। बंसल न्यूज़ के माध्यम से मैं सारे बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस समय आप पढ़ाई करें, सिंसियरली पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, और जिस समय आप सब पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं और कुछ एंजॉयमेंट का काम करते हैं, मन लगाकर उस समय एंजॉय करें। उस समय पढ़ाई के बारे में ना सोचें। जिस समय जो काम कर रहे हैं पूरी तरह से उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं। हम कभी भी किसी भी काम के लिए एक्सक्यूज़ेस ना दें। हमेशा जितना भी स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़ है आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, आप उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करें। अपनी ज़िंदगी की हर फील्ड की जिम्मेदारी आप लें और अपने आप को जिम्मेदारी से आप निर्णय लीजिए, और पढ़ाई भी अब जिम्मेदारी के साथ कीजिए, मन लगा के कीजिए। यानी कि एक्सक्यूजेस से बचें और जिम्मेदारी की तरफ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम और अंकिता, आपका भी हमारे साथ इस प्यारी सी बातचीत के लिए। थैंक यू। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।